दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज जिस विषय पर जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उनका एक केयर फंड चल रहा है, पीएम केयर्स फंड। ठीक है। अब वो फंड जो ट्रस्ट है, अब वो ट्रस्ट डीजी है या सरकारी है, इस पर भी अभी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें जो है आ रही हैं। अब इस पर पहले भी कुछ विवाद हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि पहली बार बात हो रही है, लेकिन इस बार फिर से एक बार करने का मन इसलिए हुआ क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो कंपनियां होती हैं उसका एक ट्रैकर होता है, उन सबका एक ट्रैकिंग किया जाता है। वो उसको कहते हैं priminfobase.com, मतलब स्पेल कर दूं मैं उसको तो PRIMEINFOBASE प्राइम इन्फोबेस इसको कहते हैं .com के द्वारा इसका ट्रैकिंग किया जाता है। तो ये जो संस्था है उसने इस संकलित जो डाटा था उसका विश्लेषण किया और उसके बाद इस चीज का खुलासा हुआ। खुलासा जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड नाम के अखबार में ये हुआ है और वहां ये पता चल रहा है कि पीएम केयर्स फंड में सरकारी कंपनियों के द्वारा दिए गए योगदान, जो उन्होंने डोनेशन दिया पीएम केयर्स फंड को, वो अन्य जो 247 कंपनियां है उनके द्वारा जो पीएम केयर फंड में जो दान दिया गया है उससे भी ज्यादा है। मतलब सरकारी पीएसयूज जो है उन्होंने जो दान दिया है, अनुदान दिया है, वो निजी कंपनी जो 247 के आसपास है उससे भी ज्यादा है, जो कुल 4,910.5 करोड़ दान का 59.3% का हिस्सा है। इसको जरा ध्यान से ठीक से समझिएगा और हम शुरुआत में कह दे भाई कि आप जितना हो सके इतना जो अभी से इस कार्यक्रम की लिंक जो है शेयर करना शुरू कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात हम पहुंचाने में सफल हो आप सभी के सहयोग से। और पीएम केयर्स फंड के जो बड़े टोच के जो 5 दाता हैं उनमें केंद्र सरकार हस्तक जो कंपनियां हैं, पीएसयूज हैं, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जिसको ओएनजीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसने 370 करोड़ रुपया दिया हुआ है। एनटीपीसी का जो कहते हैं जिस कंपनी को, उसने 330 करोड़ रुपया दिया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने 275 करोड़ रुपया दिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 265 करोड़ रुपया दिया है और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है उसने 222 करोड़ रुपया दिया है। तो ये सवाल मन में ये उठता है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर वैसे भी मैं जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी विवाद जब से इसकी स्थापना हुई तब से हो रहे हैं। सवाल ये होता है कि इन कंपनियों को वहां पैसे देने की कहां क्यों जरूरत आनी पड़ी जहां जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो साफ मना कर दिया जाता है कि यहाँ जो भी पैसा आएगा वो कितना खर्च हुआ, किसके पीछे खर्च हुआ, या तो कितने पैसे आए सही में। कोई चीज का ऑडिट जो है वो हमारा सीएजी कर नहीं सकता है। तो वहां पब्लिक सेक्टर कंपनियों को पैसा देने की जरूरत क्या हुई। इसके बाद फिर और भी मन में सवाल हुए, तो हमने कहा किससे पूछे। तो हमने कहा कि हम सबसे बहुत सीनियर जो जिनको हम 2 बार हमारे वहां आमंत्रित कर चुके हैं और खोजी पत्रकारिता के शायद सबसे पहले इस देश के वीडियो जर्नलिज्म की बात करें तो पत्रकार जो माने जाते हैं, विनीत नारायण जी। तो हमने कहा कि आज उन्हीं से गुजारिश करते हैं कि आप आए और इस मुद्दे पर जो है आप अपने अनुभव से और अपनी जानकारी से हमारे दर्शकों को अवगत करवाएं कि ये इनको जरूरत क्या थी और ये पीएम केयर्स फंड वाला पूरा मामला जो है लोगों को अगर देखना हो तो किस तरीके से देखना उचित होगा। तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। तो विनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यात्रा पे निकले हुए हैं और फिर भी। तो सर ये मैं जो कह रहा था अभी आप सुन रहे होंगे, इन कंपनियों को जो सरकारी कंपनी है इनको इतना सारा रुपया देने की जरूरत इस ऐसे फंड में क्यों है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है सर। कुल मिला के देखा जाए तो 2,913 करोड़ तो इन 5 कंपनियों ने दिए हुए। तो ये समझ में नहीं आ रहा। और भी बहुत सारे मुद्दे पर शुरुआत इससे करते हैं। आपकी आवाज जो है मैं म्यूट, अब आप बताएं, आप प्लीज अब मयूर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा
कि जी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के CSR फंड का मुझे काफी अनुभव है, क्योंकि मैं जी भी एक फाउंडेशन चलाता हूँ और जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर से CSR फंड लेके मैंने मथुरा में हेरिटेज कंजर्वेशन के बहुत से काम करवाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक नई बात कहना चाहता हूँ शिकायत के तौर पर, कि जी पिछले 5-6 सालों बल्कि 9 सालों में कहा जाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो CSR फंड हैं उनके आवंटन में इतनी धांधली हुई है कि जितनी शायद पहले कभी नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पुरानी सरकारों के टाइम PSU के CSR फंड की धांधली नहीं होती थी या गलत आवंटन नहीं होता था, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा हुआ है। और मैं बता सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई NGO है और उसको एक विशेष राजनीतिक संगठन का पेट्रोनेज है, उसको 4 करोड़ रुपए दिया पेड़ लगाने के लिए। अगर आप उनसे पूछेंगे कि कितने पेड़ लगाए, कहाँ पेड़ लगाए, तो वो आपको कोई हिसाब नहीं दे पाएंगे। और ऐसा एक PSU के साथ नहीं हुआ है, सारे PSUs के CSR फंड की बंदर बांट हुई है। तो ये तो एक अलग विषय है, इस पर कभी बात कर लेंगे। ये अलग अब विषय है, हाँ। आपने जो प्रश्न करा कि साहब इन्होंने दे दिया, PM केयर को दे दिया। अब यहाँ याद करिए, जब PM केयर फंड अनाउंस हुआ था तो क्या बिल्कुल उसके विज्ञापन पर अशोक की लाट छपी थी कि नहीं छपी थी? बिल्कुल एम्बलम था हमारा। है ना? 27 मार्च 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। जी बिल्कुल। ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम था, प्रधानमंत्री की तरफ से अपील थी, फोटो थी। अब एक बात बताइए, एक ऑफिशियल स्टेशनरी यूज का कानून है, आप जी किसी भी प्राइवेट काम के लिए ऑफिशियल स्टेशनरी को यूज नहीं कर सकते। उदाहरण जी के तौर पर, अगर एक सांसद का लेटर हेड जिसमें कि उसका अशोक की लाट छपी और लिखा है कि फलाने व्यक्ति फला सांसद है, उस पर वो ये तो कर सकते हैं कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई रिकमेंडेशन, कोई शिकायत, पर उस पर वो अपने किसी जायदाद के विवाद के दुश्मन को नोटिस नहीं भेज सकते, क्योंकि वो जी आपका निजी विवाद है, आपकी संपत्ति का विवाद है। तो ये कानून जी बड़ा स्पष्ट है और इसमें 2 साल की जेल है कि अगर आप ऑफिशियल स्टेट को मिसयूज करते हैं पर्सनल मैटर के लिए। अब यहाँ बड़ा ट्रिकी सवाल आता है, अगर सरकार ये कहती है या PM केयर फंड के ट्रस्टी ये कहते हैं कि ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है, ये सरकारी ट्रस्ट है ही नहीं, तो फिर इसमें सरकारी मोहर, सरकारी अशोक की लाट की मोहर क्यों लगाई गई इसमें? तो ये तो एक और गैर कानूनी काम हो गया। इसकी जो वेबसाइट है वो भी PM केयर्स, वो .gov.in है वो उसमें। बताइए, तो ये और डबल, ये तो मतलब मैं तो प्रिंट की बात कर रहा था, ये तो आपने इंटरनेट की बात भी कर दी, इस तरह के मीडिया की। तो ये सारे इस कानून के दायरे में आते हैं कि आप उनको निजी उपयोग के लिए दुरुपयोग नहीं कर सकते और उसकी सजा है। तो पहली बात तो यही केस एक रजिस्टर होना चाहिए PM केयर फंड के खिलाफ कि आपने, अगर आप ये कहते हैं कि ये निजी फंड है, निजी ट्रस्ट है, तो आपने सरकारी एम्बलम का दुरुपयोग कैसे किया, ये केस बनता है। अब दूसरी बात, फिर आपका प्रश्न कि क्यों क्यों उन्होंने दे दिया, जाने पूछे। जो माहौल बनाया गया, अभी मैं लीगलिटी में नहीं जा रहा हूँ, आप जानते हैं लीगलिटी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे पॉइंट उठाए, हम लोग आएंगे बात पर। जी जी मैं इस बात पर जी आना चाहता हूँ कि जो माहौल बनाया गया था उस वक्त और जिस तरह के अपील जारी की गई थी प्रिंट मीडिया में, टेलीविजन में, क्या किसी को भी सपने में अंदाजा था कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है? पूरे देश में विदेश में ये संदेश गया कि प्रधानमंत्री ने कोविड के युद्ध स्तर से निपटने के लिए एक केयर फंड बनाया है। जी ये भी सवाल उठा था कि जब ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है तो ये नया फंड क्रिएट करने की जरूरत क्या थी? उसमें पैसा मांग लेते, बाढ़ में, तूफान में, अकाल में मांगा जाता है। चलिए, प्रधानमंत्री को बहुत कुछ नया करने की इच्छा रहती है, नए तरीके से निर्माण हो, नए तरीके की चीजें हो, उन्होंने कर दिया। अगर कर दिया कोविड के लिए ये इस तरह से, तो जब आपने बात रखी कि PSUs जो कि सेमी गवर्नमेंट माने जा सकते हैं, जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर सरकार होती है, जो बिल्कुल सार्वजनिक मनी है सारे उपक्रम के, उनका पैसा देने का क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे मान लीजिए मुझे एक कुंड का संरक्षण करना है, जल सरोवर का, तो मैं एक प्रस्ताव दूंगा कि साहब इसका इतने एकड़ भूमि है, इसमें इतना कैचमेंट एरिया है, इसमें गाद जमा हो गई है, जल संचय नहीं हो पाता है, हम इतना खुदाई करेंगे, इतना चौड़ा खोदेंगे, इतना गहरा खोदेंगे
और उस खोद कर उस मिट्टी को चारों तरफ फैलाएंगे, उसमें लैंडस्केपिंग करेंगे, पेड़ लगाएंगे और इसको जल से भरेंगे, जल के स्वाभाविक स्रोत भी खोलेंगे और जल संचयन क्षेत्र से भी जल लाएंगे और जरूरत पड़ी तो अन्य स्रोतों से जल भरेंगे और इस पूरे ठीक है। कार्य में 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। अब हम उसका डिटेल टेक्निकल ड्राइंग, उसका बजट, उसके फोटोग्राफ सब हम प्रस्ताव में पीएसयू को या प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। उनकी सीएसआर की कमेटी बैठती है, वो कमेटी उसको एग्जामिन करती है। सिर्फ एग्जामिन नहीं करती, वो फील्ड सर्वे करते हैं, वो आके देखते हैं कि हम लोग कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, क्या वास्तव में ऐसी कोई जगह है जहां पर ये स्थिति है। वो मौका मुआयना करते हैं और जब वो इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि हम ठीक कह रहे हैं तो क्या करते हैं, एडवांस पैसे नहीं देते, वो बोलते हैं आप खर्च करिए और हमको 1 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट, कितना खोदा, कितने पैसे खर्च किए, क्या हिसाब, बजट सबमिट कीजिए, तो आपका बिल हमारी फाइनेंस कमेटी अप्रूव करके और तब आपको रिइंबर्समेंट कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया है। अब ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया है कि 100 करोड़ आप दे दीजिए, ये तभी संभव है जबकि प्रधानमंत्री के कार्यालय से या जिन मंत्रियों को इसमें ट्रस्टी उनकी तरफ से सीधे सीधे निर्देश दिए जाएं पीएसयू के चेयरमैन को कि आप इतना रुपया दे दीजिए। क्या ऐसी कोई प्रक्रिया पीएम केयर फंड ने अडॉप्ट करी? क्या उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि हमको इतने वेंटिलेटर खरीदने हैं, ये चाइना से आएंगे, इनका ये दाम है, इनकी ये एफिशिएंसी है और इनका प्रयोग इन अस्पतालों के लिए किया जाएगा, ये पूरा इसको कहते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या ऐसी कोई डीपीआर सबमिट करी उन्होंने पीएसयू को? क्या उस डीपीआर पर सीएसआर कमेटी ने और उस पीएसयू की फाइनेंस कमेटी ने अपना अप्रूवल दिया? क्या उस अप्रूवल के बाद फंड रिलीज हुआ? अब एकदम जो भक्त लोग हैं वो क्वेश्चन करेंगे कि आपात स्थिति में इन सब प्रक्रियाओं से नहीं गुजरा जाता, एक मजबूरी है, देश में हाहाकार मच रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर की कमी हो रही है, तो ऑर्डर मान लिया आपने, एक जनरल पी जारी कर, ठीक है आपने ले लिया, कोई बात नहीं। सवाल उठता है जब आपने ले लिया तो क्या आपने उसका विस्तृत लेखा जोखा आय व्यय का सार्वजनिक किया कि नहीं किया? क्या वेबसाइट पर या किसी प्रपत्र में, किसी छपे श्वेत पत्र में इसका विवरण है कि किस कंपनी ने कितना रुपया दिया, उस रुपए से कौन से उपकरण खरीदे गए, किससे खरीदे गए, कितने दाम में खरीदे गए और किनको बांटे गए, उसके लाभार्थी कौन है? क्या ऐसा कोई विवरण उपलब्ध है? नहीं उपलब्ध है। अब जब कोई आरटीआई करके मांगता है कि आप बताइए आपको किसने पैसा दिया, उस पैसे को आपने क्या, तो कहते हैं आपको हक नहीं क्योंकि हमको बजटरी एलोकेशन से तो पैसा मिला नहीं है, सरकार ने तो बजट पास करके दिया नहीं है, तो हम आपके जवाब नहीं देंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, चाहे वो फैमिली ओरिएंटेड हो, मतलब फैमिली मेंबर्स के हो, या जैसे हमारा ट्रस्ट है उसमें पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, ट्रस्ट का मतलब ही यह है कि समाज का विश्वास, ट्रस्ट का जो पैसा है, ट्रस्ट की जो संपत्ति होती है वो सार्वजनिक ही होती है, वो निजी नहीं हो सकती। मैं जिस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं वो ट्रस्ट ये नहीं कह सकता कि इस संपत्ति पर या इस धन पर मेरा एक अधिकार है। जो मेरे ट्रस्टीज हैं वो बैठेंगे, मीटिंग होगी, डिस्कशन होगा, जो मेरे टेक्निकल लोग हैं वो प्रपोजल डालेंगे, ट्रस्टीज अप्रूव करेंगे और तब एलोकेशन होगा और फिर सुपरविजन होगा और फिर इंस्पेक्शन होगा और फिर इसको क्या कहते हैं, कंप्लीशन रिपोर्ट लगेगी और तब वो हिसाब बराबर माना जाए। ऐसा एक भी काम पीएम केयर फंड में नहीं हो रहा है। तो शुरू से आखिर तक ये मामला बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री स्तर पर इस तरह का काम किया जा रहा है, जबकि छोटी छोटी बातों पर एनजीओज को, मीडिया हाउसेस को, पॉलिटिकल लोगों को ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से रगड़ा जाता है कि आपने ये गलती कर दी, ये वायलेशन। और ये तो इतना ब्लेटेंट मामला है कि इसमें तो कुछ शको शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। और सवाल ये मतलब बड़ा, क्योंकि मैंने ये सहकारिता वाला बीट भी बहुत करीब से किया हुआ है, बीइंग ए रिपोर्टर। जो भी ट्रस्ट पब्लिक चैरिटी एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड होता है, वो कैसे कह सकता है कि हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? बिल्कुल नहीं मैं कह सही सकते, कह रहा यही तो हूँ? मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। किसी का भी हो, किसी का भी मैं ट्रस्ट हो। इसका एक और अच्छा उदाहरण देता हूँ। हम्म, हिमाचल प्रदेश में शिमला में किसी धनी परिवार के बुजुर्ग ने अपनी 2 या 3 संपत्ति एक ट्रस्ट बनाकर
भगवान के मंदिर और जन सेवा के लिए दान कर दी, ठीक है। और कुछ समय के बाद वो मर गए। अब 10-20-40 साल के बाद उनके जो वंशज हैं उनको एहसास हुआ कि भाई ये तो अरबों की संपत्ति हो गई, ये धर्मशाला, ये मंदिर। तो उन्होंने सरकार को नोटिस भेजा कि हमारे दादाजी ने दी थी, इसलिए इस पर हमारे परिवार का हक होना चाहिए। सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, ये तो सार्वजनिक संपत्ति है। वो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में मुकदमा चला गया, और हाई कोर्ट का निर्णय ये है कि जो संपत्ति एक बार सार्वजनिक उपयोग के लिए दान कर दी गई वो रिवर्स नहीं हो सकती। अब वो आपकी संपत्ति नहीं रही, आप भी अन्य लोगों की तरह दर्शन करने जा सकते हैं, धर्मशाला में ठहर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज हमने दान कर दी थी वो वापस हमें मिल जाए। ये इरिवोकेबल होता है, वर्ड लिखा जाता है ट्रस्ट डीड में। तो अब जब आप प्राइवेट संपत्ति तक को क्लेम नहीं कर सकते, तो ये तो धन ही सार्वजनिक है। फिल्म स्टार दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं, पीएसयू दे रहे हैं, इंडिविजुअल दे रहे हैं, तो ये तो किसी भी कॉर्नर से, किसी भी एंगल से प्राइवेटली हेल्ड प्रीमियम केयर फंड है ही नहीं। ये तो सार्वजनिक फंड है और सार्वजनिक ट्रस्ट है। अच्छा, मेरी भी और मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शकों की अभी जिज्ञासा है, अगर आप इसमें कुछ कह पाए तो। ये अब आज की इस तारीख में, आज की स्थिति में विनीत जी, इस फंड को एग्जैक्टली क्या माना जाए? क्योंकि उसमें जवाब भी अलग अलग बार अलग अलग तरह से दिए गए हैं। एक बार कहा गया, पहले शुरुआत में कहा गया कि ये तो निजी एक ट्रस्ट है, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। फिर जब एम्बलम का और ये सब मामला उठा तो कहा गया, उसके बाद फिर कि नहीं अब वो तो सरकारी फंड, ये ट्रस्ट है। फिर उसमें जो टैक्स एग्जम्पशन की बात चली, तो पहले इसमें कोई नहीं था एग्जम्पशन नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि नेशनल जो ये प्रधानमंत्री जो रिलीफ फंड है ना, नेशनल रिलीफ फंड, वहां आपको नहीं मिलता है वो छूट वगैरह। इसमें फिर रेट्रोस्पेक्टिव मोड से फिर डाल दिया गया इसको। आखिर अभी आज की स्थिति में क्या समझे, ये फंड क्या सुधार करते हुए इसको अब गवर्नमेंट फंड बना दिया गया है, ट्रस्ट, गवर्नमेंट ट्रस्ट बना दिया गया है? और अगर नहीं बना है तो क्या ये पीएम केयर्स फंड जो है, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, तो कल कोई अगर और प्रधानमंत्री आया तो क्या वो कुर्सी से जुड़ा हुआ ये ट्रस्ट रहेगा कि उस पर जो भी बैठेगा वो उसका ट्रस्टी होगा, या फिर ये सिर्फ इसको एक निजी ट्रस्ट माना जाए जो आज की इस तारीख में जो प्रधानमंत्री हमारे हैं उन्होंने अपने निजी तौर पे बनाया है, कि उसको ये माना जाए, या फिर वो आगे कोई भी प्रधानमंत्री आएगा तो वो भी उसका ट्रस्ट का चेयरमैन रहेगा, ये माना जाए? ये थोड़ी विडंबना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, अगर इसको सरकारी ट्रस्ट माना जाता है, जो अभी आज की तारीख में नहीं है सरकारी ट्रस्ट, सरकारी दिखाकर लोगों को गुमराह किया गया, सरकारी नहीं है, एक प्राइवेट ट्रस्ट है, लेकिन इसमें सरकारी पैसा आया है, वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग चीज है। आपके सवाल का जवाब ये है कि कोई अगला प्रधानमंत्री इस पर दावा नहीं ठोक सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक्स एफिशियो ट्रस्टी या ट्रस्ट सेटलर बन के ट्रस्ट नहीं बनाया है। उन्होंने अपने मर्जी से एक ट्रस्ट बनाया और उसमें अपनी मर्जी के ट्रस्टी बना दिए। तो अब यहाँ मैं आपको विषय से हटकर एक बात बता रहा हूँ कि जब हम चुनाव सुधार की बात करते थे, टीएन सेशन, और हम देश में घूमते थे, लेक्चर देते थे, तब जनता के बड़े अच्छे अच्छे सुझाव आते थे। तो एक सुझाव ये आता था कि भाई हर नेता इलेक्शन के लिए खूब पैसे इकट्ठे करता है और उस पैसे का कोई अकाउंट नहीं होता, और वो पैसा जो है वो कुछ खर्च होता है, कुछ उनके परिवार में चला जाता है दाएं बाएं, और किसी किसी को तो बहुत मिलता है, किसी को बहुत थोड़ा। ये सब बहुत सारी डिबेट चलती थी। तो उस वक्त मंथन करके एक विचार मेरे मन में आया और मैंने एक लेख लिखा। इस बात को आज 25 साल हो गए और वो आज आपकी बात से रिलेट हो रहा है। वो ये कि मैंने कहा क्यों ना हर नेता एक अपना चैरिटेबल ट्रस्ट बना दे। मान लीजिए उसका नाम हो जाए लेट अस से पीयूष गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट, मगर उसके ट्रस्टी सारे पीयूष गोयल का परिवार नहीं हो, बहुत से वक्त वो और उनका बेटा, वो है उनकी पत्नी, बाकी के 4-5 ट्रस्टी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सामाजिक प्रतिष्ठित लोग, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, और बड़े खुलेआम ये ऐलान किया जाए कि जो भी व्यक्ति पीयूष गोयल को पैसा देना चाहता है वो इस ट्रस्ट में डोनेशन दे दे, जैसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का किया सिस्टम, और वो ट्रांसपेरेंट हो।
और जब पैसा आ जाए तो उस ट्रस्ट का कानून हो, मतलब सरकार एक कानून पास करे कि चुनाव में जो खर्च होगा, और चुनाव में कौन सा खर्च होगा, जो चुनाव आयोग की सीमाएं उसके अंतर्गत, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पीयूष गोयल से वापस नहीं लिया जाएगा, वो उस ट्रस्ट में ही रहेगा। लेकिन उस पैसे से पीयूष गोयल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सोशल डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। ये लॉजिक क्या था? ये लॉजिक ये था कि आप कह सकते हैं कि साहब मैं पीयूष गोयल हूँ, मैंने अपने प्रभाव से इकट्ठा किया 100 करोड़, चुनाव में 1 करोड़ खर्च हुए, अब 99 करोड़ आप मुझसे छीन लेंगे तो मेरी क्रेडिबिलिटी और गुडविल जो स्टेक पे लगी थी उसका क्या होगा? आप रखिए। पर वो 99 करोड़ आपके नहीं हो गए, वो 99 करोड़ सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक ट्रस्ट है, उसको समाज के काम में खर्च करिए। अब यहाँ आ जाइए, आप कहते हैं नया प्रधानमंत्री आएगा, नया प्रधानमंत्री अपना एक और पीएम केयर फंड बना लेगा। फिर जैसे अभिषेक सिंह भी अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे हर मुख्यमंत्री बना लेगा सीएम केयर फंड, नाम रख देगा सीएम केयर फंड, लेकिन टोटल कंट्रोल उसका लिमिटेड लोगों के हाथ में होगा, वो भी प्राइवेट ट्रस्ट हो जाएगा। तो पीएम केयर फंड जो आज की तारीख में है, इसको लेकर जितनी लीगल गुत्थियां हैं, और वो गुत्थियां किसी बाहर वालों ने पैदा नहीं की, वो खुद प्रधानमंत्री ने या प्रधानमंत्री कार्यालय ने की, और उससे बड़ा भ्रम फैल रहा है समाज में, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, और बहुत ही विरोधाभासी चीजें हो रही है, और बहुत ही गैर पारदर्शी चीजें हो रही है। ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। इसका जितनी जल्दी हो रेजोल्यूशन होना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए, और इसको एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर, और उसके हिसाब से जो जवाबदेही है, चाहे आरटीआई में चाहे सीएजी की, वो सारी चीजें पूरी की जानी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, व्यक्तिगत उदाहरण। आज से 3 साल पहले किसी कारण से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कम से कम दर्जनों पीआईएल कर चुके हैं, और दर्जनों पीआईएल मिस्टीरियस तरीके से विड्रॉ भी कर चुके हैं, लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं गया, उनका एक पेशा बना हुआ है। उन्होंने, क्योंकि हमने उनकी एक दुखती रग पे हाथ रख दिया, तो उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया और मुझ पर आरोप लगाए कि मैंने धन का दुरुपयोग किया है, जमीन पे कब्जा किया है, रेत की चोरी की है, बिजली की चोरी। और योगी जी को 2 आदमी वकील भेजे और कहा विनीत नारायण के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उनका स्टेटमेंट छपते ही आज तक भगवान की दया से 67 साल का हो गया, किसी ने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। इस आरोप के लगते ही मैंने क्या किया मयूर जानी, मैंने 24 घंटे के अंदर अपनी संस्था के 17 साल की बैलेंस शीट सारे अकाउंट के डिटेल के साथ कवरिंग लेटर लगाकर सीएजी राजीव महेशी को सौंप, और उसमें रिक्वेस्ट की कि मेरे खिलाफ सीबीआई की जांच फौरन बिठा दी जाए। मेरे ख्याल भारत के इतिहास में किसी एनजीओ ने ये नहीं किया होगा। राजीव महर्षि सीएजी हंसने लगे, बोले विनीत तुम्हारा तो प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये तो सीएजी के दायरे में आता ही नहीं है, सीएजी के दायरे में तो सरकारी ट्रस्ट आते हैं। मैंने कहा जी आता है नहीं आता, मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। आई बात समझ में? तो जब मेरे जैसा व्यक्ति एक निजी ट्रस्ट के अकाउंट सौंपने को तैयार है, तो जिसकी की टोटल 20 साल की आमदनी खर्चा कुल 28 करोड़ है, तो जो 5000 करोड़ का ट्रस्ट है, और जिसमें 60% पैसा पीएसयू ने दिया है, और जो प्रधानमंत्री के नाम से चलाया जा रहा है, क्या उसको पारदर्शी नहीं होना चाहिए? क्या उनको वॉलंटरीली खुद ही अपनी अकाउंट को सामने नहीं रख देना चाहिए? क्या उनको खुद ही सीएजी से जांच नहीं करा लेनी चाहिए? क्या उनको खुद ही इसको सरकारी ट्रस्ट घोषित नहीं करना चाहिए? ये सब बवाल, कंफ्यूजन क्यों पैदा किया गया? क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट के रूप में, सरकारी ट्रस्ट के रूप में इसका प्रारूप प्रस्तुत करके इसको क्लोजली हेल्ड एक प्राइवेट जागीर की तरह चलाया जा रहा है। अब इसमें एक और चीज भी दर्शकों को बता दें, हमने बिल्कुल बात करते करते ये सामने एक इंफॉर्मेशन खोल कर रखी हुई है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट लिखी थी, तो उसका ये कहना था कि ये जो पूरा डोनेशन है इनके पास जो आया हुआ है 10,000 करोड़ से ज्यादा का रकम है, उसमें से जो 53% अमाउंट आई है वो प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन से और कर्मचारियों की तनख्वाह से पैसे कट के आई हुई है, ठीक है। और जो 42% जो है वो हमारे पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं और उनके जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह में से कटौती करके जो है वो आई है, और बाकी सिर्फ 5% है जो इंडिविजुअली लोगों ने कुछ छोटे मोटे कुछ पैसे वैसे जो है डोनेट कर दिए होंगे। ये एक बात है। अच्छा, दूसरी बात है वॉलंटरी डोनेशन की अगर बात कर लें इसमें, ये लोगों के लिए, अगर जिसको नहीं पता तो जानकारी मुझे लगता है कि उन तक पहुंचाना
जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशंस जो हैं भाई, आप सुनिए सब, तो उसमें जो जिन्होंने इसको मतलब प्लेज किया हुआ है कि हम इस संस्था को सपोर्ट करेंगे, उनमें लार्सन एंड टूब्रो मतलब एल&टी आ जाता है, इन्फोसिस आ जाता है, अदानी फाउंडेशन आ जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो ग्रुप, टाटा ट्रस्ट, पेटीएम, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ये सब आ जाते हैं। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो जिन्होंने कसम खाई है कि हम इस संस्था को जी जान से सपोर्ट करेंगे, इसमें अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहरुख खान और करण जौहर जैसे लोगों के नाम हमारे सामने आते हैं। इसमें फॉरेन से भी डोनेशन ये ले सकती है ये संस्था। तो रशिया की स्टेट ओन्ड एक डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी है। अब उसका नाम जो है मैं ठीक से लूंगा नहीं, ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी मेरी जो जीवा है वो उसमें गांठें लग जाएंगी, तो मैं वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से उस चीज को, लेकिन स्पेल कर देता हूँ उसको, ROSOBORONEXPORT, ये इसका स्पेलिंग है। अब इसको जैसे आप बोलना है बोल लें, ठीक है। जनवरी 2021 में इस रशियन सरकार की मालिकी की कंपनी ने भी इस पीएम केयर्स फंड में पैसा जो है वो डोनेट किया हुआ है। और फिर और भी बहुत सारे विवाद रहे, ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लेके, बैंक से लेके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लेके, तो ये विवाद तो पूरे रहे हैं। तो विनीत जी, मैं तो ये समझना चाहता हूं अंत में कि आपने एक चीज स्पष्ट कर दी कि अब जब अगर नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री नहीं रहे, फिर भी इस ट्रस्ट के कर्ता हर्ता समाहर्ता वही रहेंगे। एक तो बात यहाँ ये स्पष्ट हो गई। अच्छा, दूसरी बात, तो फिर अब उसमें तो मुझे पता है फिर आप क्या जवाब देने वाले हैं, लेकिन फिर भी सवाल होता है, मैं अभी भी जो है थोड़ा उस तरह से आशावादी रहता हूँ आदमी, मतलब इस मामले को लेकर, कि भाई बेसिक जो मूलतः अधिकार होता है जानकारी पाने का, जो प्रस्तावित किया गया है, और इसके तहत जानकारी अगर कोई पाना चाहे, आरटीआई करना चाहे, तो वो आरटीआई जवाब तो दे दिया जाए, स्टैंडर्ड दिया जा रहा है कि नहीं इसकी जानकारी इससे बाहर है, पर इसको अगर उस अम्ब्रेला के नीचे लाना हो कि भाई ये सीएजी को भी जवाब दे, अगर आप गवर्नमेंट का जो है एम्ब्लेम यूज करते हैं, चिन्ह यूज करते हैं, सब करते हैं, तो वो फिर मैं केस करना चाहिए, वो करना चाहिए, उस मामले में नहीं जा रहा हूं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये पीएम केयर्स फंड को, ये जो सब संस्था जिसको, जितनी भी और संस्था है जिसको जिसको मानना पड़ता है नियमों को, कानून को, है ना, जो बने हुए हैं, तो ऐसा कैसे किया जा सके, मतलब कर सकते हैं जिससे ये भी उस छत के नीचे आ सके, ये आना पड़े, तो जरूरी है इसलिए ये तो गलती हुई है, प्रधानमंत्री जी से हुई है, और प्रधानमंत्री कार्यालय अगर इसमें इन्वॉल्व रहा है तो उनसे हुई है। और इस गलती का सुधार बड़ा सरल है कि जो मौजूदा ट्रस्टी हैं वो इस बात का रेजोल्यूशन पास करें कि ये सार्वजनिक धन था, सार्वजनिक संस्थाओं से आया, सार्वजनिक कार्य के लिए आया, इसलिए ये सार्वजनिक ट्रस्ट माना जाएगा और पार्लियामेंट से अध्यादेश जारी। मुझे लगता है कि शायद विनीत जी जो है उनका नेटवर्क का इश्यू हुआ है कुछ ना कुछ वहां से, वो अभी आंध्र प्रदेश में थे ऐसा बता रहे थे, कुछ यात्रा पे गए थे कुछ काम से, तो लगता है शायद उनका नेट चला गया है। पर वो जो कह रहे थे और जो मैं समझ रहा था वो मैं आपको बता दूं, वो कह रहे थे कि उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से, और ये जो ट्रस्ट बना है निजी ट्रस्ट के तौर पे अभी भी कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, तो वो जो है एक रेजोल्यूशन पास कर दे। वो मेरे ख्याल से जुड़ गए हैं, वापस जुड़ गए हैं, तो उनको जोड़ देते हैं। अगर अभी भी लगता है शायद उनका नेट का इश्यू चल रहा है, क्योंकि जो फ्रेम दिख रही है वो पूरी एकदम ब्लैक है, मुझे और आपको दोनों को ही दिख रहा है। तो देखते हैं अगर वो जुड़ पाए तो लेकिन बात यह है कि एक सिंपल सा रेजोल्यूशन पास करना है, ताकि देखिए मुद्दा इतना ही है बस कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ खामखा किसी भी प्रकार की ऐसी बात हो जहां उनके नीति रीति और उनकी कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठे और उठाने का मौका भी किसी को मिले, तो ऐसा क्यों, क्या जरूरत है उस चीज की। आपने अगर अच्छी नीयत से एक ट्रस्ट का निर्माण किया है, स्थापना की है, अच्छी बात है, तो उसमें फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ही होनी चाहिए।
अब जब आप खुद, हमारे प्रधानमंत्री खुद जो है हर जगह पे ट्रांसपेरेंसी की और पारदर्शिता की बात करते हैं, और वो बिल्कुल अच्छी बात है और वो होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, तो फिर बात सिर्फ वहां आके अटक जाती है, या सवाल फिर वहीं खड़ा खड़ा होता है कि जब आपके द्वारा कोई काम जो है ये इस तरह का ट्रस्ट बनाया जाता है, तो वहां फिर आप पारदर्शिता क्यों नहीं रखना चाहते हैं, आप वहां पे पर्दादारी जो है वो क्यों करना चाहते हैं? ये सवाल देश की जनता के मन में उठता है, हमारे जैसे जो पत्रकार होते हैं उनके मन में भी ये सवाल उठता है, और हमारा काम है जो सवाल पूछना जरूरी हो वो सवाल पूछा जाना चाहिए। इसलिए हम पूछ रहे हैं, और बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं आपसे कि मेहरबानी करके ये बता दें कि इसको आपने, इसकी पूरी जो ऑडिट है इसको क्यों आपने होने से मना कर दिया, या ऐसे क्यों इसको बना के रखा हुआ है, और क्यों इसमें आप पारदर्शिता लाना नहीं चाहते हैं, और क्यों आप अपने आप को रोक रहे हैं, या कौन रोक रहा है आपको कि नहीं भाई इसमें इसको जो है ट्रांसपेरेंट न बनाया जाए। तो आपसे विनती है कि मेहरबानी करके इसको जो है ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, और ताकि इस मामले में जो भी जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो भी विवाद हो रहे हैं, वो सबका शमन हो जाए, और कुछ प्रोडक्टिव बातें जो हैं वो हमारे जैसे लोग भी करने के लिए मजबूर हों, ताकि ये प्रोडक्टिव बात तो नहीं है, ये जो हम कर रहे हैं बात अभी वो बेसिकली प्रोडक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि ये करना जरूरी बन जाता है। कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर बात करना जरूरी होता है। तो यही विनती करते हैं हम तो हमारे प्रधानमंत्री जी से, और अगर वो कर दें सार्वजनिक चीजें तो देश और देश की जनता के लिए ये अच्छी बात होगी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अब ये बताइएगा कि कार्यक्रम जो हमने किया अभी, उसको देखकर सुनकर जो है आपको क्या टिप्पणी करने का मन हो रहा है। अगर आप ट्रोल नगर के ट्रोल वासी न हो तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे स्वागत तो उनका भी है क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी होती है, लेकिन उनकी टिप्पणियों को हम बहुत कभी गौर करते नहीं। लेकिन हमारे जो जेन्युइन दर्शक गण है, हमारे जो जितने भी हमारे दर्शक परिवार के जितने भी सभ्य हैं, उन सबकी टिप्पणियां जो है वो जो एक जिसको कहते हैं ना कि एक अपने तर्क के आधार पर की गई हो, तो उसमें आप एग्री भी हो सकते हैं, आप डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक जिसमें एक कोर हो उस टिप्पणी में, वो हम बड़ी पसंद करते हैं। तो आपको अच्छा बुरा जो भी लगता हो आप कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में, और फिर जैसे हम कहते हैं कि अच्छा लगता हो तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहें, करवाते रहें। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।